आजकल लिंगानुपात बड़ा चर्चा में है। एक रिपोर्ट आई है और उसमें भारत का पहली बार लिंगानुपात ऐसा हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा हो गई है। 1020 कहा जा रहा है। तो लिंगानुपात होता क्या है? पहले सवाल का उत्तर दीजिए, पहले प्रश्न का, पहले क्वेश्चन का। ये सेक्स रेशियो क्या होता है? व्हाट इज सेक्स रेशियो? तो व्हाट इज सेक्स रेशियो, अगर आपसे सेक्स रेशियो पूछ लिया जाए तो ये क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1,00,000 पुरुषों पर, या प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। तो ये जो सेक्स रेशियो होता है ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को गिना जाता है। अब जैसे कहा जा रहा है कि 1000 पुरुष हैं और उस पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है, ऐसे कहा जा रहा है ना, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 1000 पुरुषों पर हो गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी छोटे छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं और वो गलत हो जाते हैं, है ना। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए, अभी प्रश्न भी आएंगे उसमें भी ये मिलेगा, ये है 943 ये संख्या है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 1020। तो अब नया जो हमारा सेंसस होगा उसमें ये पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में, हाँ इसके अंतर्गत हम यूपी और इंडिया यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा है और उत्तर प्रदेश जो राज्य का आंकड़ा है, उन दोनों को कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 16.51% लोग रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है? संख्या वैसे तो देखी जाए तो 16.51% लोग यहां रह रहे हैं, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से आप देखेंगे तो 7.33%। कितनी बड़ी नाइंसाफी है। दुगने से ज्यादा, यानी कि जो औसत है उसमें दुगने से ज्यादा लोग यहां पे रहते हैं। 7.33% क्षेत्रफल है, उसमें 16.51% लोग रहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने 2 का बी दिया है उन सब की पिटाई होगी। 2 का बी आंसर क्यों दे रहे हैं? 2 का बी आंसर नहीं, शाब्दिक पिटाई होती है ये। मतलब आप ये मत सोचिएगा। अब वो आजकल तो प्राइमरी वाले बच्चों को भी कोई नहीं मार सकता ना, ठीक है। 2 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे आपको सेट करना है। 3 ही यहां पर दिए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है यहां पर पूरे जिले की जनसंख्या की बात हो रही है, ना कि नगर की। जैसे आप इलाहाबाद नगर की केवल बात करेंगे, उसकी नहीं हो रही है। तो इलाहाबाद की जनसंख्या तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद में मुरादाबाद है और मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद है। ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है, याद रखना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग आ रहे हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। नाम इसलिए नहीं लूंगा या ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा जिससे कि आपका टाइम, जो कीमती टाइम है, कीमती समय है, वो बर्बाद ना हो। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक शहरी आबादी गाजियाबाद जिले में निवास करती है। दूसरा स्टेटमेंट है चौथे प्रश्न का कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी इलाहाबाद जिले में निवास करती है। दोनों में चेक करिए कौन सा सही है या गलत है, क्या है, और उस हिसाब से विकल्प का चुनाव करिए। उत्तर प्रदेश की जो जनगणना हुई थी 2011 में, पूरे भारत की हुई थी, तो उसी समय उत्तर प्रदेश के आंकड़े आए थे। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक शहरी आबादी जो रहती है, जैसे आपसे टोटालिटी में पूछा जाए तो हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद कह रहे हैं, प्रयागराज है। लेकिन अगर शहरी आबादी की बात करेंगे तो गाजियाबाद है। और अगर सर्वाधिक ग्रामीण, अगर ग्रामीण की बात कर लें कि विलेज में जो लोग रहते हैं, रूरल क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण आबादी में इलाहाबाद है। दोनों ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर सही आ रहा है, सबका बिल्कुल बढ़िया उत्तर आ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक शिशु जनसंख्या निवास करती है। कहां पर? भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में। कहां? मतलब भारत में कहां पर? उत्तर प्रदेश में। क्या यह बात सही है? और देश की न्यूनतम शिशु जनसंख्या मिजोरम में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है जनसंख्या के मामले में, तो पहला तो सही हो ही जाएगा, लेकिन न्यूनतम वाले में सही देखिए। न्यूनतम वाले में अगर आप देखेंगे शिशु जनसंख्या सबसे कम कहां पाई जाती है, तो ये आपकी लक्षद्वीप में पाई जाती है। कहां पर? लक्षद्वीप में। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आज लोग आ नहीं रहे हैं, क्या मतलब बात है? जरा शेयर करिएगा एक बार सबको। 5 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। गलत उत्तर मत दीजिए।
सोच विचार के दीजिए उत्तर। उत्तर तो जरूर दीजिए, गलत ही दीजिए लेकिन उत्तर जरूर दीजिए, लेकिन सोच विचार के। अरुणाचल नहीं, सबसे जो ये है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में मिलाया जाएगा तो लक्षद्वीप में जो न्यूनतम जनसंख्या पाई जाएगी 0 से 6 की, न्यूनतम सिर्फ जनसंख्या मिजोरम में नहीं लक्षद्वीप में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? बताइए। 0 से 6 आयु वर्ग का सबसे ज्यादा, तो ये जो उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो यह है बहराइच। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो बहराइच में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में किसी भी राज्य के जनसंख्या घनत्व से सर्वाधिक है, क्या यह बात सही है? दूसरा है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यूपी का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। जो जनसंख्या घनत्व की बात है तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो बिहार में पाया जाता है। बिहार के बाद में सेकंड स्थान आता है केरला का, क्या ये सही है? यहां पर क्या दिया है? उत्तर प्रदेश, तो पहला गलत है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 7 का बी। ये फैक्ट जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं इनको जरूर याद कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद गाजियाबाद है और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद बांदा है। यहां पे गाजियाबाद यानी कि मैक्सिमम और यहां पे मिनिमम पूछा जा रहा है, बांदा कहा जा रहा है। पहला तो सही है, गाजियाबाद है, लेकिन जो न्यूनतम की बात हो रही है बांदा नहीं है, यह है आपका ललितपुर। इसी समय याद करते चलिए फैक्ट, ललितपुर न्यूनतम जनघनत्व जो पाया जा रहा है वो ललितपुर में, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के संदर्भ में ही बात होगी। वर्तमान के जो आंकड़े बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे संगठन जारी कर रहे हैं वो नहीं, 2011 के आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे। जो वर्तमान में पूछे जाने वाले हैं वो करंट में हम करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बलरामपुर और नगरीय साक्षरता 75.14। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित है। पहला तो बिल्कुल सही है, 67.7 है, एक कुल साक्षरता की बात हो रही है और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। 4 फैक्ट एक से तैयार हो रहे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो बलरामपुर दिया हुआ है, तो बलरामपुर क्या सही है? न्यूनतम जो साक्षरता वाला जिला है वो श्रावस्ती है, बलरामपुर नहीं है। कौन सा जिला है? श्रावस्ती है ये, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा सही, और नगरीय साक्षरता 75.14 है, ये तो सही है ही है। और उत्तर प्रदेश की अगर ग्रामीण आपसे पूछ ली जाए साक्षरता तो 6.546 है प्रतिशत, ये ध्यान रखिएगा। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में बात की जाएगी तो न्यूनतम साक्षरता सबसे कम है श्रावस्ती की, फिर बहराइच की, फिर बलरामपुर की बारी आती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम है श्रावस्ती की, फिर बहराइच की, फिर बलरामपुर। यहां पे बलरामपुर दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 नहीं, 1 2 4 सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का लिंगानुपात 943 है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है। भारत का लिंगानुपात 943 है, कोई दो राय नहीं है। दूसरे पे देखिए, उत्तर प्रदेश के सेंसस को इसमें साथ में मिलाया गया। उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात है वो 912 है, यानी कि भारत के लिंगानुपात से जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है उससे कम है। और यहां पर जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है वो जौनपुर है। जौनपुर के बाद में बारी आती है आजमगढ़ की और आजमगढ़ के बाद में आती है देवरिया की बारी। यहां पर दिया है सर्वाधिक देवरिया का है, तो यह गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जहां पे यूपी में सबसे कम लिंगानुपात कहां पाया जाता है? 3 जिले हर एक के आपको तैयार रखने हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात में प्रथम स्थान यानी कि सबसे कम 851 लिंगानुपात पाया जाता है गौतम बुद्ध नगर का, और फिर हमीरपुर और बागपत ये 2 जिले हैं जहां पर 861 पाया जाता है, यानी कि इससे ज्यादा। और फिर कानपुर नगर और बांदा और मथुरा ये 3 जिले हैं जहां पे 863 पाया जाता है, यानी कि थोड़ा सा इससे और ज्यादा।
तो न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। लिंगानुपात पूछा जा रहा है, न्यूनतम, श्रावस्ती क्यों आप लोग टिक कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है। बाल लिंगानुपात में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात को जोड़ा जाता है, मतलब काउंट किया जाता है इन्हीं को, तो पहला तो सही है। दूसरा है कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात बलरामपुर में और न्यूनतम बागपत में पाया जाता है। सर्वाधिक जब बाल लिंगानुपात की बात आप करेंगे, लिंगानुपात यहां पर बात की जा रही है, संख्या की बात नहीं की जा रही है, तो बलरामपुर नंबर 1 है, फिर संत कबीर नगर है, फिर बहराइच है। और सबसे कम लिंगानुपात की बात आप करेंगे तो बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 का सी सही है। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद पूछा जा रहा है, कहां पर हुआ सबसे ज्यादा वृद्धि दर, गेस करके भी आप बताएंगे तो दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है कौन सा, गौतम बुद्ध नगर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गौतम बुद्ध नगर के बाद में अगर स्थान आता है तो वो आता है गाजियाबाद का, और गाजियाबाद के बाद में जो दशकीय वृद्धि दर में रहा है, फिर जैसे 2 होगा, या फिर औद्योगिक और ऐसे विकास हो कुछ, दूसरा कारण हो सकता है वो क्या है, वो पिछड़ापन हो सकता है, तो तीसरे नंबर पर यहां पर श्रावस्ती है, तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, ये दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। 7 नगरों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद 3 हो गए, आगरा 4, वाराणसी 5, मेरठ 6, इलाहाबाद 7, तो ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं, 7 हैं। और भारत में देखा जाए तो इनकी संख्या 53 है। 53 की नाम या सूची रटने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, बहुत गिनने के बाद अनंत आता है, पर प्रिय समझ नहीं आया कि बात तुम्हारे क्या आता है। ये अंकित सिंह कौन सी शेरो शायरी है, मतलब क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करो, कम समय बचा है, शेरो शायरी फिर जब सेलेक्ट हो जाना तो करना, पूरी जिंदगी बची है उसके लिए, 5 दिसंबर फिर से नहीं आएगा वापस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, 14 का सही उत्तर सी हो जाएगा। दोनों बातें यहां सही हैं, 7 और 53 ये दोनों याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। किस धार्मिक समुदाय में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, बढ़िया प्रश्न है। 15 नंबर, जैन, सिख, ईसाई और मुस्लिम, इनकी अगर हम बात करें, ये 4 दिए हुए हैं तो सबकी मैं लिखे दे रहा हूं। जैन में 940 लिंगानुपात है, सिखों में कम पाया जाएगा 903, ईसाई जो समुदाय है उसमें 1023 पाया जाता है लिंगानुपात, इनका पहले से ही ज्यादा है, 1020 पाके हम खुश हो रहे हैं, और ईसाई समुदाय में पहले से ज्यादा है। मुस्लिमों में 951 है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ईसाई का, और इसमें से सबसे कम सिख का। तो जो भी प्रश्न पूछा जाए इसको नोट कर लीजिए। भारत में सर्वाधिक हिंदू आबादी का प्रतिशत है कहां पर, हिमाचल, अरुणाचल, ये हिमाचल अरुणाचल लिखा जाना चाहिए, कहीं कहीं किसी किसी किताब में अरुणाचल और हिमाचल भी मिलता है, तो हिमाचल, अरुणाचल और असम, मणिपुर, सर्वाधिक हिंदू आबादी इनमें से कहां पर पाई जाती है। प्रतिशत की बात यहां पर हो रही है, हिंदू आबादी प्रतिशत की बात हो रही है, तो प्रतिशत आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हिंदू आबादी का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में। कितना है आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी की प्रतिशतता पाई जाती है। जैसे आपने हिंदू आबादी की किया हिमाचल प्रदेश में, ऐसे मुस्लिम आबादी की प्रतिशतता सबसे ज्यादा पाई जाती है लक्षद्वीप में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 96.2% यहां पर मुस्लिम पाए जाते हैं, टोटल जो जितनी भी जनसंख्या है 96.2%। हिंदू व मुस्लिमों की सबसे कम आबादी प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, बताइए। हिंदू और मुस्लिम की सबसे कम आबादी प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो ईसाई पाए जाते हैं। ऐसा राज्य कौन सा है, यहां की जनसंख्या का लगभग 87%, 87% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये जो इनका
धर्म है वो ईसाई है, कौन सा राज्य ऐसा हो जाएगा? हिंदू केवल 2.75% एंड मुस्लिम 1.35%, और ये राज्य हो जाएगा मिजोरम। 18 का ए सही होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 18 का ए सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? टोटल जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में महाराष्ट्र में, और तीसरे स्थान पर बिहार आता है। तो 2011 की, और बिहार के बाद में कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, और यहाँ पे एक और याद कर लीजिए, पश्चिम बंगाल कभी कभी 4 भी पूछ लेता है। 3 याद रहेगा तो 4 वैसे भी हो जाएगा, 3 को सेट कर लीजिए। कम याद करिए, कम पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए, ये कोशिश करिए। कम खाइए, अच्छा खाइए, कम कपड़े पहनिए, अच्छे पहनिए, हर जगह पे ये नियम लागू होता है। 3 याद कर लीजिए, 3 मत भूलिए, तो चौथा अपने आप सेट हो जाएगा, चाहे जैसे भी प्रश्न बनेगा। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों का आरोही, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, कहां पे पाई जाएगी जनसंख्या? तो सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है सिक्किम में। तो यहां पर अगर आपको सिक्किम पता है तो ए ऑप्शन ऐसे ही आप टिक कर सकते हैं। अगर 2 में दिया होता सिक्किम तो थोड़ा सा दिक्कत होती। तो सिक्किम के बाद में आता है मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये 3 क्रम याद कर लीजिए, ये सबसे छोटे राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? उत्तर गलत बहुत आ रहे हैं, रिवीजन आप लोगों ने नहीं किया है, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, यहां से कर लीजिए, 2 बार वीडियो देखिएगा और एक बार कहीं से आपकी जो संदर्भ सामग्री है उसे पढ़ लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न को पढ़िए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है, यहां पे पूछा जा रहा है, और ये राज्य है मेघालय। इसको ऐसे याद कर लीजिए, मेघ की तरह बच्चे, मेघ उठा और बच्चे बरसे, तो ये मेघालय है। पहले ये नागालैंड में हुआ करता था, लेकिन नागालैंड में नेगेटिव चला गया था 2011 के दशक की, जो 2001 से 11 के बीच में सेंसस हुआ, ये जो कार्यकाल था 11 वाला, तो इसमें वहां पे नेगेटिव चला गया था। तो मेघ से बच्चे बरसे, ऐसे याद कर लीजिए। तो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का सर्वाधिक प्रतिशत यहीं पर हो गया, नए नए बच्चे। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? बताइएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे न्यूनतम की अगर बात की जाए तो वो भी मैं आपको यहां पे बता दूं, दमन एंड दीव जो है, अब तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव एक में हो गया, लेकिन अभी जो आंकड़ों की बात करेंगे वो पुराने आधार पे करेंगे, है ना। जनगणना तब याद होगी जब बार बार रिवीजन करेंगे, ऐसे नहीं याद होगी, क्योंकि ये फैक्ट है। तो दादरा और दमन एंड दीव में तो सबसे कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। यहां अधिकतम पूछा जा रहा है, सबसे अधिकतम कहां पर है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ये पांडिचेरी है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 22 का बी। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शामिल नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, तो उसमें कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला शामिल नहीं है? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ये सब शामिल है। आगरा इसमें नहीं आता है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, आगरा इसमें नहीं आता है, आगरा नहीं आता। गाजियाबाद है, मेरठ है, बागपत है, ग्रेटर नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है यानी कि जो नोएडा है, और बुलंदशहर है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है, लेकिन आगरा इसमें नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? इस प्रश्न का उत्तर सबको पता होना चाहिए। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, सबको पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। 50%, 51%, 48%, 49%। तो उत्तर प्रदेश में महिला आबादी पुरुषों से कम ही होगी। वैसे देखा जाए, अगर लिंगानुपात के हिसाब से देखा जाए तो आप क्या सेट कर सकते हैं, कम ही होगी। 48% यहां पर महिलाएं थी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार 48% महिला आबादी, बाकी 52%, 100 में से अगर 48 को आप निकाल देंगे तो 52% आपकी पुरुष आबादी। एक डेटा याद रखिए, दूसरा आप पूछा जाए तो निकाल लीजिए। एक बार इसको शेयर करिए, फटाफट लोगों तक पहुंचाइए। गैदरिंग नहीं हो रही है, गैदरिंग नहीं होती है तो काम करने का मन नहीं करता है, लगता है कि क्या ये उपयोगी नहीं है।
जनगणना जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसका एक स्वरूप है कि एक लंबे समय तक वो परिवर्तन उसमें हो रहा है। तो क्रमिक परिवर्तन जो ये होता है उसको कहते क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके लिए एक वर्ड क्या है, या उसके लिए जब एक वर्ड की बात हो रही है तो कहने का मतलब ये है ये किस चीज की परिभाषा दी हुई है। ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो दी हुई है ये किस चीज की परिभाषा दी हुई है। इसमें एक टर्म है जिसकी परिभाषा ये दी हुई है, तो उसको आप बताइए किस चीज की परिभाषा दी है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं चाहता हूं कि सब लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसको कहते हैं जनांकिकीय संक्रमण। क्या कहते हैं? जनांकिकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसको बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसा सिद्धांत है जो समय के साथ साथ जनसंख्या में हुए परिवर्तन को यह दर्शाता है। जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं उनको ये दर्शाता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है। बात समझ में आ गई? और ये जो सिद्धांत है ये अमेरिकी जनसंख्याविद थे वारेन थॉमसन। उन्होंने 1929 में विकसित जनांकिकीय इतिहास की व्याख्या के आधार पर इसको डेवलप किया था, है ना। और इसमें 4 चरण बताए गए थे। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो प्रथम चरण में उच्च जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी उच्च होती है। द्वितीय चरण में इन्होंने कहा था कि जन्म दर तो ऊंची होगी लेकिन मृत्यु दर कम हो जाएगी क्योंकि भोजन वगैरह आपूर्ति जो है बेहतर हो जाएगी। तृतीय चरण में इन्होंने कहा कि जन्म दर भी कम होगी और मृत्यु दर भी कम होगी, और जो इसमें पूर्व की पीढ़ियों की उच्च जनन क्षमता के कारण जनन आयु समूह में बहुत अधिक संख्या में लोग रहेंगे। और चौथा जो चरण है उसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की इन्होंने बात की थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? यह भी आपको बताना है किस दौर से गुजर रही है। जैसे चरणों की बात हो रही थी तो कौन से चरण से गुजर रही है वर्तमान में देखा जाए तो? उत्तर दीजिए इसका। वर्तमान समय में किस दौर से गुजर रही है? स्थिर जनसंख्या है, सतत वृद्धि हो रही है, या क्या हो रहा है? तीव्र उच्च वृद्धि हो रही है, या गिरने के साथ उच्च वृद्धि दर हो रही है इसकी? तो गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर है। वृद्धि दर तो कम नहीं है लेकिन निरंतर इसमें एक गिराव देखा जा रहा है कि यह कम होने की प्रवृत्ति रखती है। अगला जो प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम में, अंकगणितीय क्रम में, हरात्मक क्रम में, कभी ज्यामितीय कभी अंकगणितीय क्रम में। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया। जनसंख्या सिद्धांत में इन्होंने कहा कि उत्पादन अंकगणितीय क्रम में होते हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो अंकगणितीय क्रम में बढ़ते हैं। लेकिन जो जनसंख्या होती है वो मतलब कैसे बढ़ती है? ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ना, ये हो गया अंकगणितीय क्रम। तो जो संसाधन है, जो उत्पादन है, वो तो ऐसे बढ़ते हैं, वो तो ऐसे नहीं बढ़ जाएंगे कि बहुत तेजी से। और जो आपके जनसंख्या का बढ़ने का क्रम होता है वो ऐसे होता है 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे बढ़ता है। तो जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय क्रम में होती है, और जो संसाधन उत्पादन है वो अंकगणितीय क्रम में होते हैं। तो ये उत्पादन होते हैं, यहाँ पे जनसंख्या पूछा जा रहा है तो ये ज्यामितीय हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? आरओ में ऐसे प्रश्न को पूछे जाएंगे। जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, जिनको नहीं आ रहा है ना, तो उसमें कोई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तैयारी कर रहे हैं आप लोग ना, ऐसा थोड़ी ना कि यहां पे बस हवाबाजी करने आए थे। फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? बात को ध्यान से सुनिए, आ जाएगा अभी। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जनसंख्या की जनांकिकीय विशेषता, जैसे जनसंख्या का घनत्व, ये उसकी जनांकीय विशेषता है। लिंगानुपात उसकी जनांकीय विशेषता है। ग्रामीण शहरी जनसंख्या क्या है, कितनी है, कितने प्रतिशत कहां लोग रहते हैं। लेकिन रहन सहन का जो स्तर है ये तो जनांकीय विशेषता नहीं होगी ना, ये तो सोशल स्टेटस होगा, है ना, सोशल स्टेटस होगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये इसका हिस्सा नहीं होगा।
2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था? कई बार पूछा गया है, बताइए। 29 नंबर। जो नहीं सही हो रहा है उसको तैयार करिए, घबराइए मत, कुछ नहीं इसमें दिक्कत होगी आपको, सब तैयार हो जाएगा, मैं तैयार कराऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? तैयारी तो हो रही है, सब कुछ आप सीख के ही पैदा हुए थे, सब सीखे ही ना, तो आज इसको भी सीख लीजिए। 75 सवाल नहीं सीख सकते, सीख लीजिए। तो 17.64% ये वृद्धि दर रही थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 17.64%। और जो पिछला रहा है 2001 में जाएंगे तो 21.54, लेकिन ये याद करिए 17.64% ये जनसंख्या वृद्धि रही थी 2001 से 2011 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछे जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। हर 10 वर्ष पे भारत की जनगणना की जाती है। इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन टर्म तो वही है ना। और 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है? हर बार तो इतनी थोक मात्रा में बढ़ जाती है, तो दूसरा को गलत कर दीजिए। और कथन कारण में अगर एक गलत हो जाता है तो प्रश्न बड़ा आसान हो जाता है। ए सही आर गलत है, सी मार दीजिए। दिक्कत तब होती है जब दोनों सही होते हैं, तब बी करें कि ए करें, तब दिक्कत आती है ना। तब करना यह होता है कि पहले का व्याख्या दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, यहां पे तो सी हो जाएगा। 2001 से 11 के मध्य भारत की किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई? मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया था। इसका जवाब हो जाएगा नागालैंड, डी ऑप्शन। जबकि जब 91 से 2001 की बात आप करेंगे तो सबसे ज्यादा वृद्धि यहीं पर हुई थी मतलब। लेकिन इस बार 1 से 11 के बीच में यहां पर नकारात्मक वृद्धि दर हो गई थी, 0.61% माइनस में, 0.61% माइनस में ये हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं? जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो अधिकतम मैंने आपको अभी बताया था बिहार में, न्यूनतम याद कर लीजिए अरुणाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। यहां पे अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम है, यहां पर केवल 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति पाए जाते हैं। और यहां जो बिहार की बात है, बिहार में मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था, कई लोगों ने इसका जवाब भी दिया था। कोई बताए कितने व्यक्ति पाए जाते हैं बिहार में? बताइए बिहार में कितने हैं, जन घनत्व वहां पर कितना है? अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता कहां पर पाई जाती है? यूपी की साक्षरता 67.7% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता 77.3% है, महिलाओं की साक्षरता 57.2% है। ये टोटल हो गई, ये मेल की हो गई और ये फीमेल की हो गई। टोटल सबसे ज्यादा नहीं होती है, मेल की सबसे ज्यादा होती है, बीच में आएगी टोटल और फीमेल की सबसे कम। कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो ये गौतम बुद्ध नगर है, 33 का बी, वेरी गुड, सही उत्तर है अधिकतर लोगों का। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती है? कौन सा राज्य है जहां की साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है? न्यूनतम साक्षरता दर कहां पे पाई जाती है? ये राज्य आपको बताना है, 2011 के जनगणना के अनुसार ही बताना है। तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो 63.8% है और बिहार साक्षरता के मामले में सबसे पीछे है। और केरल की जो साक्षरता दर है उसकी साक्षरता दर बहुत ज्यादा है और वो है 93.91%, 93.91%। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। बिहार में 2001 में 47% ही थी, ये तो बढ़ के 63.8% आई है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना है? यौन अनुपात 0 से 6 वर्ष के आयु समूह में जो बच्चे हैं उनका यौन अनुपात कितना है? तो ये यौन अनुपात है 919। लिंगानुपात, यौन अनुपात, सेक्स रेशियो एक ही चीज है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा जरा एक चीज बताइएगा, भारत की जो जनगणना है ये किस सूची में आती है? ये किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची, प्रदेश की जनगणना अलग नहीं होती है। और भारतीय संविधान की धारा 246 के तहत इसका वर्णन किया गया है। संघ सरकार द्वारा जनगणना का कार्य कराने की बात जो है ये 246। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं थी। 1881 में पहली व्यवस्थित जनगणना हुई। 72 में जब हुई थी तो मेयो था,
लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, और 81 में जब हुई तो रिपन था, रिपन के समय में हुई थी। बात समझ में आ गई? 2011 में जो जनगणना कराई गई थी, ये किस क्रम की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये सब भी पूछा जाता है आपसे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत स्टेटमेंट है। 4, भारत में विश्व का 2.4% भूभाग, विश्व की 16% जनसंख्या इसमें निवास करती है, पहला, जो कि सही है। भारत में विश्व की 1.6% भूभाग पर विश्व की 24%, ये गलत है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत की भागीदारी 1.4 करोड़, वो चीन की 1.8 करोड़ है, तो ये गलत है। और प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत की भागीदारी 1.8 करोड़ और चीन की 1.4 करोड़ है, तो ये सही है। तो पहला और चौथा सही हो जाएगा, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1, 4। पूछा हुआ प्रश्न है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न किसी भी आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला, भारत के निम्नलिखित धार्मिक समुदायों को उनके यौन अनुपात के अवरोही क्रम में सजाना है आपको। धार्मिक समुदाय दिए हैं और इनका जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो के अवरोही यानी कि घटता हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको सजाना है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो मैंने अभी आपको बताया था कि ईसाइयों में पाया जाता है, 3 नंबर पहले हो जाएगा। ईसाइयों के बाद में बौद्ध आ जाएंगे, बौद्ध के बाद में जैन आ जाएंगे और सबसे कम पाया जाएगा मुस्लिम्स में। तो 3, 1, 2, 4 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईसाइयों में 2011 में 1023, बौद्धों में 965, जैन में 954, मुसलमानों में 951। निम्नलिखित कथनों में ए और आर, यही कथन कारण का प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, जितनी भी जनसंख्या है, बिल्कुल सही बात है। यूपी जो है स्टेट लेवल पे सबसे नंबर 1 है, कई देश निकल आएंगे इसमें, इतनी जनसंख्या यहाँ यूपी में अकेले पाई जाती है। यह भारत का सबसे घना बसा राज्य भी है, लेकिन घना बसा जब पूछता है आपसे तो यहां पर पूछता है कि कहां का डेंसिटी कितनी ज्यादा है ना, जनघनत्व कहां पे ज्यादा है। तो 1106 किसी ने बताया था क्या? नहीं बताया था। बिहार का 1106 है और 1106 जनघनत्व बिहार का जो है ये सबसे ज्यादा घना बसा। और उसके बाद में सेकंड स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल, सेकंड स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल। यूपी का स्थान क्या है बताइएगा? यूपी का स्थान, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, पहला सही है तो सी अगर गलत है, ए सही है तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट, मतलब ए सही है और आर गलत है तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट एससी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है जहां पर एससी सबसे ज्यादा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। वैसे देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार फिर सेकंड स्थान पे कौन आएगा ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल का क्रम आएगा। किसका क्रम आएगा? पश्चिम बंगाल का क्रम आएगा और फिर थर्ड पे बिहार आ जाएगा इसमें। ये पश्चिम बंगाल इसके बाद में सेकंड हो जाएगा, थर्ड पे फिर बिहार आ जाएगा। पंजाब में तो बहुत कम है, 8,86,000 समथिंग ये पाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश ध्यान रखना। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? साक्षरता की लिटरेसी की बात हो रही है लेकिन रूरल एरियाज में, है ना, रूरल एरियाज में। बताइए 40 नंबर। प्रतिशत नहीं पूछा जा रहा है, पंजाब में प्रतिशत, निहारिका जी पंजाब में प्रतिशत की बात होती है, यहां पे संख्या पूछी जा रही है। क्वेश्चन पे ये ध्यान देना है आपको, संख्या और परसेंटेज में अंतर होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? 40 नंबर प्रश्न ये है केरल। केरल में टोटल में साक्षरता भी ज्यादा पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में भी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो केरल में राज्य जो है ग्रामीण साक्षरता में केरल है और उसके बाद गोवा है ग्रामीण साक्षरता में और थर्ड पे मिजोरम आता है। केरल, गोवा और फिर मिजोरम, ये तीनों है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित जनगणना 2011 के अनुसार भारत की टीएफआर कितनी है? 11 के अनुसार ये पूछी जा रही है। वर्तमान समय की क्या है उसको आप छोड़ दीजिए, पहले 11 वाली याद कर लीजिए। 11 तो तैयार ही होना चाहिए आपका ना। तो 2.4% ही थी, 2.4 थी टीएफआर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीएफआर जो थी वो 2.4 टीएफआर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको बताएंगे। टीएफआर इतनी थी तो आप 2.4 बता देंगे।
अब अगर 2021 में आपसे पूछ लिया जाए कि इस समय कितनी है, तो क्या बताएंगे? कौन बताएगा? वर्तमान समय में कितनी है? 2.9 कौन बता रहा है? 2.4 ही होगा ना। अब बताइए वर्तमान समय में कितनी है? अगर वर्तमान का पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? टीएफआर सबसे ज्यादा जो 2 से ज्यादा है उसमें बिहार है, मेघालय है ना। और जैसे बिहार का 3 है टीएफआर, मेघालय का है 2.9, उत्तर प्रदेश का 2.4 ही है अभी। अगर यूपी का टीएफआर आपसे पूछा जाएगा तो 2.4। लेकिन अगर वर्तमान में भारत का पूछा जाए तो 2.1 हो गया है। यूपी का 2.4 है, बिहार का 3 पाया जा रहा है, मेघालय का 2.9 है, झारखंड का 2.3 है, मणिपुर का 2.2 है, यूपी का 2.4 है वर्तमान में। लेकिन अगर वर्तमान में अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है तो उसमें 2.1 है इंडिया का, यह ध्यान रखना। शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए कितना अनुमानित किया गया है? कितना अनुमानित है? तो ये 2.1 की ही वकालत की जाती है कि इतना हो जाए तो शून्य जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगी 2.1। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और वर्तमान में ये हो गया है, डेवलप हम कर रहे हैं, लेकिन और जागरूकता की आवश्यकता अभी है, सबको ध्यान देना होगा। यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होगा। जन्म और मृत्यु दर बिल्कुल समान है, जितने लोग पैदा होते हैं उतने मर जाते हैं। बाहर से ना कोई आता है ना यहां से कोई जाता है, ना कोई बाहर आए बाहर से और न यहां से कोई जाए। तो 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन उसको कहेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्थिर जनसंख्या नहीं, जनसंख्या की स्थिरता, फिक्स्ड पॉपुलेशन नहीं कहेंगे, इस टर्म को कहेंगे जनसंख्या की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। गड़बड़ कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। जनसंख्या स्थिरीकरण वही स्तर होता है जब जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना हो, जब मृत्यु दर और जन्म दर समान हो, कोई ना आए ना कोई जाए, ताला लगा दिया जाए, वो वाली स्थिति। अगला जो प्रश्न है याद कर लीजिए इसी समय, स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, अंग्रेजी टर्म याद करिए। इंग्लिश टर्म कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? शिशु मृत्यु दर, बच्चे सबसे ज्यादा कहां पर, सबसे कम बच्चे कहां पर मरे, मृत्यु दर सबसे कम कहां थी? 44 नंबर प्रश्न। जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगा तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है? केरल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं, आसानी से टिक कर सकते हैं। जहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा होगी, जहां पे ह्यूमन वैल्यूज को, मूल्यों को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिस वहां जहां पर है ना ज्यादा महत्व दिया जाएगा, जहां पर, तो वहीं पर होगी। 1951 से भारत ने जो फिक्स्ड जनसंख्या है उसमें तो यह हो गया कि वो बिल्कुल निश्चित कर दी गई कि इतनी जनसंख्या, जैसे कहा है कि इस मीटिंग में 50 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यहां पे स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि जन्म मृत्यु तो हो रही है ना, परिवर्तन तो हो रहा है। फिक्स्ड का मतलब है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां पे परिवर्तन, जन्म मृत्यु हो रहा है, जितने पैदा हो रहे उतने मर रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई नहीं आ रहा है न जा रहा है। कथन और कारण। 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया। इसमें तो भारत आगे रहा है, पहला बिल्कुल सही है। और भारत के जनांकीय इतिहास में 1951 को जनांकीय विभाजक कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न का, सबको आना चाहिए यह प्रश्न। 45 का दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि 1921 जो है उसको कहा जाता है। 1921 को भारत के जनांकीय इतिहास का महान विभाजन इसलिए कहते हैं कि इस वर्ष जो 11 से 21 के बीच की जनगणना थी उसमें नेगेटिव वृद्धि दर्ज हो गई थी, नेगेटिव वृद्धि दर्ज हुई थी। तो अगर वृद्धि दर नेगेटिव थी तो यानी कि विभाजक वर्ष इसको कहा गया, इसी कारण से। तो ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है, आर गलत है, तो सी इसका हो जाएगा उत्तर। ए सही, आर गलत, सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? सबसे विरल, तो घनत्व की बात अभी हमने किया है, 17 केवल पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बाकी बिहार में तो सबसे सघन हो जाएगा, 1106 यहां पर पाया जाता है। केरल में 860 है, राजस्थान में बहुत कम है, 200 ही है इनकी अपेक्षा। बाकी सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश में है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या में पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है?
जनसंख्या पिरामिड आप लीजिए और उसमें आश्रित आबादी समूह कौन सा होता है? आश्रित आबादी का मतलब यह होता है जो कोई कमाई धमाई नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, दूसरे लोग कमा रहे हैं उस पर खा रहा है। तो 15 से 60 ये तो वर्किंग वाला ग्रुप होता है, कट जाएगा। 60 वर्ष से अंदर ये भी कट जाएगा। 50 वर्ष से ऊपर ये भी कट जाएगा। 0 से 14 जो है ये डिपेंडेंट, बिल्कुल डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होता है, तो डी। इसके अलावा एक ऑप्शन और आपको दे सकता है, ये दोनों मिला के सही हो जाएगा। जो 65 वर्ष से ऊपर के लोग हैं जिनकी आयु, जो रिटायर्ड हो गए, उनको भी भले ही पेंशन पाते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, और तो हेल्प की जरूरत पड़ती है ना, माना जाता है। तो यहां पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं, तो 0 से 14 हो जाएगा। बाकी 65 से ऊपर वालों को भी माना जाता है, ये श्रेणी भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? 14 वर्ष से कम आयु वाले जो लोग हैं, सकल आबादी का कितने प्रतिशत लोग हैं? नहीं, निठल्ला मत बोलिए, ऐसे क्यों? यही सब तो राष्ट्र रूपी नौका के भावी नाविक होते हैं, यही नाव चलाते हैं। राष्ट्र रूपी नौका के भावी नाविक यही हैं, इनको निठल्ला आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे नहीं, निठल्ले नहीं है ना? ठीक है, तो ये बताइए 14 से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है भारत में? तो ये हो जाएगी 29%, 2011 में थी। अब तो और बढ़े होंगे कि घटे होंगे, जरा गेस करिए। शहरी वृद्धि सूचक है किस चीज का? अगर शहर में वृद्धि हो रही है, शहर में लोगों की संख्या बढ़ रही है, शहर बढ़ रहे हैं, दोनों चीज है यहाँ पे। शहरों की वृद्धि कब होगी? जब लोगों की संख्या वहां पे बढ़ेगी। अपने पेरिफेरियल एरियाज में भी मकान बनने लगेंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होने लगेंगी, तो कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, तभी तो शहरी वृद्धि होगी। सही है पहला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी, यह भी बात सही है। देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यह भी, भाई शहर में बढ़ रहे हैं लोग, तो एक तो कारण हो सकता है कि वहां पे आके लोग सीधे बस गए, लेकिन आए कहां से? जब पैदा हुए तभी तो कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई है तभी तो आप इसको नकार नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, पैदा नहीं हुए थे, गांव से आके बस गए थे इसलिए संख्या बढ़ गई थी वहां की। पैदा हुए, वहां पे भार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, तब शहरों में आए। शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि होती है, शहरी क्षेत्रों में अवसर ज्यादा होते हैं, शहरी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, लोग ज्यादा वहां पे आकर्षित होते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। तो सभी कारण हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, टी के ओमेन ने निम्नलिखित किस आधार पर नगरीय परिवारों का अंतर बताया? सिद्धांत भी आपसे पूछे जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री हैं टी के ओमेन, और इन्होंने नगरीय परिवारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रतिमान बताए थे। आय के साधन तथा उभरते और बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान, सत्ता की संरचना के आधार पर यकीन, और नगरीय सामाजिक वातावरण और सामाजिक पारिस्थितिकी, ये तीनों इन्होंने बताया था। अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा तो डी टिक कीजिएगा। वही मैंने कहा कि देश की जनसंख्या एक ही नहीं रहेगी। जब शहर विकसित हो रहे हैं तो क्या उस समय पैदा होना बंद कर दिया है? मतलब अब बच्चे नहीं पैदा करने, रुक जाओ, शहर विकसित हो रहे हैं, लखनऊ को पहले बड़ा कर ले फिर गांव में पैदा करेंगे, ऐसा होता है क्या? और लखनऊ भी तो उसमें शामिल है, यही तो मैं समझा रहा था। मान लो गांव से नहीं आ रहे थे, लेकिन लखनऊ में संख्या बढ़ रही थी तो घर की जरूरत पड़ रही थी। पहले लखनऊ के किसी मोहल्ले में, मान लीजिए कि पुराने लखनऊ में चले जाइए, वहां पे एक परिवार रहता था और वहां पे 5 लोग रहते थे। अब उनकी धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, तो और घर की जरूरत पड़ी ना, तो और घर बनेंगे ना, तो शहर का विस्तार होगा कि नहीं होगा? कि उसी छोटे से एक ही घर में सब लोग रहने लगेंगे। तो वहां की जनसंख्या उससे बढ़ी रही ना, समझने की चीज है ये। और आप उस समय स्टॉप थोड़ी कर दिए हैं कि नहीं अब बच्चे मैं नहीं पैदा करूंगा, क्योंकि है ना, एक देश के अंदर कहीं जाने की बात कहां हो रही, लगातार बढ़ भी तो रहे हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो बच्चे पैदा होने वाले रुक जाते हैं क्या? जैसे आप दिल्ली पढ़ने या इलाहाबाद जाएंगे तो आपके गांव में उसमें बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि भैया तो इलाहाबाद चला गया, बच्चे कौन पैदा करेगा? ऐसा नहीं होगा ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो यहां पे ए बी सी डी और 1 2 3 4, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक शहरीकृत राज्य, तो सर्वाधिक शहरीकृत पूछ रहा है, शहरीकृत, तो सर्वाधिक शहरीकृत तमिलनाडु है, ए का 4 हो जाएगा। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? शहरी आबादी पूछ रहा है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा।
अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज्यादा घना बसा कौन सा होगा, तो ये दिल्ली हो जाएगा, सी का 1। और फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये कई बार अभी हम कर चुके हैं। ठीक है, 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 कहां पे आएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2। ठीक है, सारे फैक्ट अलग अलग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? शहरों में कितने लोग रह रहे थे जब 2011 की जनगणना के आंकड़े आए थे? तो उसके अनुसार 37 करोड़ लोग उस समय शहर में रह रहे थे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 37 करोड़ लोग रह रहे थे शहर में। भारत की अगर आबादी का प्रतिशत पूछा जाए तो 31.16%, जिसको हम 31.2% लिखते हैं, ये आबादी हमारी शहरी है। इसको 100 से अगर आप घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या, कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग यहां पर रहेंगे, बताइए कोई तो बताए। 68.8% लोग ये हमारे गांव में रहते हैं, और ये शहर में रहेंगे। मैं शहर बोल गया क्या, ये शहर में रह रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, यहां पर आबादी पूछ रही है। प्रतिशत अलग चीज है, आबादी अलग चीज है। प्रतिशत इतना है, आबादी इतनी हो गई। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, फिर उससे कम, डिसेंडिंग आर्डर। अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग आर्डर। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद में आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। नगरीय जनसंख्या टोटल नहीं है, नगर में जितने लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के बाद में आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और फिर पश्चिम बंगाल में। 1 3 2 4 हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, संख्या नहीं पूछ रहा है। इनमें से प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां है, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसमें बहुत संभल के उत्तर दीजिएगा। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर जो देगा वो स्मार्ट बच्चा होगा। स्टूडेंट मतलब बच्चा, बूढ़ा, जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे मुंह से निकल रहा है तो बुरा मत मानिएगा कि हमको बच्चा कह दिए। हो सकता है कई लोग मुझसे भी उम्र में ज्यादा हो यहाँ पे। ठीक है ना, बताइए। तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गोवा। वेरी गुड, वेरी गुड, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गोवा में 62.2% लोग कहां पे रहते हैं? नगरों में निवास करते हैं। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो संख्या यहां पे सबसे ज्यादा है, लेकिन 45.2%। सारे लोग मुंबई में ही नहीं रहते, ध्यान रखिएगा। यहां पर नगरीय जनसंख्या है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 48.4% यहां की जनसंख्या जो है वो रहती है कहां पर? नगरों में। और बचा कौन सा? मिजोरम। तो मिजोरम का 52.1%, 52.1% नगरों में रहता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और राज्यों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। बताइए क्या उत्तर होगा? नगरीकरण का अवरोही क्रम, वही प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, बस समझाने के लिए यहां पर रखा गया है। तो सबसे पहले गोवा हो जाएगा, गोवा के बाद में यहां पर मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम के बाद तमिलनाडु और फिर केरल। नगरीकरण का अवरोही क्रम, तो 3 2 4 1, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे सब याद नहीं है, मैं कुछ चीजें हेल्प के लिए रखता हूं मेरे पास जो रहती हैं, लेकिन बहुत कुछ याद है मुझे। सब याद नहीं है मुझे, सब याद करने की कोशिश भी नहीं करनी है आपको मोटे तौर पर। ऐसा मत सोचिएगा मुझे सब याद है। मेरे पास हेल्पिंग मटेरियल होते हैं, इस पे वर्क होता है, स्टाफ इस पे वर्क करके फिर उसको निकालता है। कुछ चीजें मुझे दी जाती हैं, है ना। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कुछ लोग पीसीएस का रिजल्ट भी ला रहे हैं, आएगा, बढ़िया है, आप पढ़ते रहिए अगले उसके लिए, एग्जाम के लिए। भारत के निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक कहां पर रहा है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश। इनमें से देखिए, बीच से आंकड़े उठा के कभी कभी पूछ लिया जाता है। बताइएगा। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पंजाब, 37.48%। 37.48% ये पंजाब का है जो सबसे ज्यादा रहा है। इनमें से हरियाणा का 34.87% रहा है।
ठीक है। और जो यहां पर है दूसरा, ये जम्मू कश्मीर का था 27.37%, और मध्य प्रदेश का जो है ये रहा है 27.63%। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर सी हो जाएगा। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है कथन और कारण का ये प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, और दूसरा यहां पर है कि ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये कई बार आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न आयोग यूपी कमीशन के द्वारा पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या देखिए, सही है, सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, विस्तार तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें सही हैं। अब क्या देखिए कि ग्राम नगर प्रवाह बढ़ने के कारण ये नगरों का विस्तार हो रहा है, तो सही बात है, ये व्याख्या भी कर रहा है, कोई दो राय नहीं है। गांव से लोग संख्या में जब जाते हैं, ज्यादा संख्या में वहां रहते हैं विभिन्न गतिविधियों के कारण, तो ऐसा होता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। बात समझ में आ गई? तो व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत की जनगणना आप शुरू से देखेंगे 1901 से लेके तो उसके बाद में अभी तक आएंगे, तो उसमें नगरीय जनसंख्या का 1901 में 11% थी, और फिर बढ़ते 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 31.2% हो गई। तो निरंतर ये बढ़ ही तो रहा है, और इसके कारण तो आप समझ ही रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, व्यापारियों एवं निर्माताओं दिया है कि उपस्थिति से ग्राम और नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है। व्यापारी जब व्यापार करता है तो ये नहीं देखता है कि वो गांव में बेच रहा है कि शहर में बेच रहा है, बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाता है, ये कहा जा रहा है। व्यापारी और निर्माता पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। तो जो भी निर्माता हैं, जो भी व्यापारी हैं, क्या पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं? इसका उत्तर दीजिए। क्या केवल गांव की चीजों से ही व्यापार होता है, या जो निर्माण होता है, कोई भी इंडस्ट्री होता है, कहीं पे भी केवल गांव के संसाधन से ही हो जाएगा? नहीं होगा। तो दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। और जब आर गलत है, ए सही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित नगरीय केंद्रों की जनसंख्या 2011 के सही अवरोही क्रम में चुनिए। 2011 ये रहा है जनसंख्या जो, उसी के आधार पर। और ये यूपी के यहां पर आपको नगर दिए हुए हैं, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे गाजियाबाद में है, याद रहने की कोई जरूरत नहीं कि कितनी है। सेकंड नंबर में आपका आगरा आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका वाराणसी, और 4 ये मेरठ चला जाएगा। 2 3 4 1, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे ये रटने की जरूरत नहीं है कि कितनी है। अगला प्रश्न, नगरीय अवस्थापना में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? नगरीय अवस्थापना में पेयजल है, स्वच्छता है, आवासन, परिवहन। आवासन इसमें शामिल नहीं किया जाता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नगरीय स्थापना में पेयजल, स्वच्छता, परिवहन को सम्मिलित किया जाता है, आवासन इसमें सम्मिलित नहीं होता है। डेवलपमेंट किसका होता है? अब आप कहेंगे आवास भी तो बनवाती है गवर्नमेंट, बनवाती है लेकिन एक स्कीम के तहत। लेकिन जो पेयजल की बात ड्रिंकिंग वाटर की होती है, क्लीनिनेस की होती है, ट्रांसपोर्टेशन की होती है, इसका निश्चित विकास किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों का उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के अनुसार ही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, नगरीकरण का स्तर देखते हुए। दिल्ली सबसे ज्यादा, दिल्ली का नगरीकरण 97.5% है, 97.5%। तो दिल्ली का सबसे ज्यादा हो जाएगा 3। उसके बाद में सेकंड पे चंडीगढ़, तुरंत बैक टू बैक लगा हुआ है 97.3%। चंडीगढ़ 1 हो जाएगा। और फिर चौथा लक्षद्वीप आएगा, लक्षद्वीप का है 78.1% और दमन द्वीप का है 75.2। तो ये आ जाएगा दमन द्वीप 2। तो 3 1 4 2, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां पे बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ नहीं, बढ़ता हुआ क्रम। तो यहां पे इनकी नगरीय जनसंख्या ही देखनी है। और ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, उनके आंकड़े तैयार रखिएगा हर तरीके से, जनसंख्या, जनघनत्व हर तरीके से तैयार रखिएगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या, आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है,
सबसे ज्यादा है सिक्किम में, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश में। जनघनत्व कम है अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन स्टेट बड़ा है ना ये, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे, और फिर थर्ड पे नागालैंड आ जाएगा, और फिर मिजोरम। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2। देखिए कितना कठिन प्रश्न ये बना दिया, 4 1 3 2। सिक्किम में जो जनसंख्या है वो 1.5 लाख से ऊपर नगरीय जनसंख्या है। अरुणाचल प्रदेश में 3 लाख से ऊपर है। नागालैंड में 5 लाख से ऊपर है। इस तरीके से है ना। और आरोही क्रम तो मतलब सबसे आरोही बढ़ता हुआ क्रम है, तो सबसे ज्यादा यहां पर कहां हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी मिजोरम में 5,71,000, और मिजोरम से कम होगी कहां पे, नागालैंड में। नागालैंड से कम होगी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से कम होगी यहां पर सिक्किम में। तो सबसे, मैं गलत अगर बोला हूं तो उसके लिए सॉरी, ये आरोही क्रम था बढ़ता हुआ, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा यहां पे, फिर 3 पे, फिर 1, फिर 4 पे। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व तो भले कम है, लेकिन संख्या वहां पर पाई जा सकती है क्योंकि बड़ा स्टेट है। तो नगरीय जनसंख्या पूछी जा रही थी। भारत की नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम थी। यह प्रश्न भी बड़ा कालजयी है, कई बार आया है। उच्चतम नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि आपसे पूछी जा रही है कि दशक में थी। तो 71 से 81 का जो दशक था, यानी कि 81 में जो जनगणना हुई थी, उसमें नगरीय आबादी की दशकीय वृद्धि दर 36.4% थी। ठीक है। फिर अगर 71 से 81, हाँ ठीक है, नहीं 71 से 81 में जो थी वो 44.1% थी, और जो यहां पर 81 से 91 है, इसके बाद घट गई थी। 81 से 91 में 36.1% ही रह गई थी दशकीय वृद्धि दर, ये इसकी नगरों की, नगरीय जनसंख्या की। तो इसका सही उत्तर बाद का भले ये है, तो ऐसा मत सोचिएगा बाद वाला ज्यादा होगा, 71 से 81 वाला ज्यादा हो जाएगा। और फिर जब 2001 से 11 की आप बात करेंगे तो इसमें 31.8% ही है, और कम हो गई। तो ये बढ़ नहीं रही, घटी है। अब आगे देखिए आंकड़े आते हैं तो क्या होता है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है किस दशक के दौरान? वो भारत की थी, ये उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश में रही है 71 से 81 के दौरान। इसमें भी नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर, बी ऑप्शन, ये भी सही हो जाएगा। 71 से 81, 60.89% यहां पे नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर रही है, ये इस दशक के दौरान 60.89%। ये यूपी की हो गई। दोनों सेम ही आंसर है। नगरीय गलियारे संबंधित होते हैं किससे? नगरीय गलियारे नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से, नगरीय परिवहन संकटों से, ग्रामीण नगरीय क्षेत्र से, नगरीकरण से। तो नगरीय गलियारे नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से संबंधित होते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिवहन सुविधा का विस्तार करना हो, है ना, और नगरीय क्रियाकलापों की जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो हमेशा बाहर लगाया जाएगा ना, तो गलियारे जो होते हैं नगर के बाहर का जो एरिया होता है, जो ग्रामीण, जैसे एनसीआर का विकास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अंदर का जो दबाव है शहर का, उसको कम करके किनारे पहुंचाया जा सके, है ना। नगरीकरण के संबंध में बस 10 सवाल और देखने हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, 10 मिनट में हो जाएगा। नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, औद्योगिकरण की ऊंची दर, और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। नगरीकरण क्यों होता है? तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर है, इस कारण से होता है। प्रवास अगर ज्यादा ना हो तो नगरीकरण उतनी तेजी से नहीं होगा। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, आप इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली को क्यों चुनते हैं? क्योंकि वहां पे शैक्षणिक संस्थान है। औद्योगिकरण की ऊंची दर, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर नहीं, शहरी क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर होता है। तो 1 2 3 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। अब नगरीकरण हुआ तो उसके कुछ नुकसान भी है, कुछ खामियाजा। मेट्रोपॉलिटन नगरों की मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि इसी कारण से होती है। जब लोग जाएंगे सबको मकान तो मिलेगा नहीं, तो जो भी झोपड़ी मिलेगी, जहां पे जो मिलेगा वहां पे रहेंगे, और वहां पर रहेंगे तो मलिन बस्तियों का विकास होगा, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर भी इतनी नहीं होती कि फ्लैट लेके रह लेंगे, रूम लेके रह लेंगे, है ना। और दूसरा है बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण, तो संकेंद्रण तो बढ़ेगा ही, बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आएगी, ये भी बिल्कुल बात। दबाव जितना बढ़ेगा तो गुणवत्ता नहीं रह जाएगी। अगला है कि आधार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण, जहां पे
10 लोगों की सुविधाओं का विकास किया गया था, 15 रहने लगेंगे, 20 रहने लगेंगे, दबाव ज्यादा बढ़ेगा तो उच्चीकरण कहां होगा? निम्नीकरण होगा। 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौथा गलत है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो इसको तो हमने बताया ही है कि सबसे ज्यादा कहां रही है? मेघालय में रही है, जहां बच्चे बरसे थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? देखिए एक आध रिपीट मैंने कहा ना हो जाते हैं, वहां स्टेटमेंट में था, यहां ऐसे है 17.72%। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर हुई? यह भी हो चुका है, दादरा नगर हवेली। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक कोई है जो सही नहीं है, बाकी 3 सही है। अंडमान और निकोबार की जनसंख्या सबसे कम बढ़ी, गोवा की जनसंख्या वृद्धि दर इस अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कम रही, केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों में सबसे अधिक, असम की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर। कौन सा इसमें एक सही नहीं है? तो केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक क्यों रहेगी? वहां तो कंट्रोल रहेगी, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सभी राज्यों में सबसे अधिक रही, ये गलत है। सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जनसंख्या का आधुनिक सिद्धांत है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। और दूसरा है कि फ्रैंक नोटेस्टीन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है, ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैंने आपसे अभी बताया था कि W.M. थॉमसन ने किया था, लेकिन इसको सबसे पहले व्यवस्थित तौर पर या वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है किसको? एक ये जनसंख्याविद थे, इनका नाम था फ्रैंक नोटेस्टीन। तो फ्रैंक नोटेस्टीन को इसका जनक माना जाता है। किया था इसके अगर प्रतिपादन तो W.M. थॉमसन, लेकिन जनक अगर कहा जाएगा तो ये माना जाता है फ्रैंक नोटेस्टीन को। तो दोनों बातें यहां पर सही हो जाएंगी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या नीति बनी कब बनी थी? प्रथम जनसंख्या नीति, फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी वाज मेड इंडिया की कब बनी थी? तो ये 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके जस्ट बाद 1948 में इसको बनाया गया, क्योंकि जनसंख्या को कंट्रोल करना, जनसंख्या के बारे में सोचना जरूरी था। फिर 1976 में फिर से जनसंख्या नीति का प्रतिपादन किया गया और परिवार नियोजन की धारणा पर बल 1948 से ही दिया जाने लगा था। फिर इंदिरा जी आई तो उन्होंने क्या किया सबको पता ही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत विश्व का दूसरा देश है जिसने वर्ष 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया और परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त प्रतीक लाल रंग का उल्टा त्रिभुज है जिसे फ्रैंक बिल्डर ने दिया था। यह भी पूछा जा सकता है आपसे। भारत विश्व का पहला देश है, पहला पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भारत है जिसने परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया था। पहला गलत हो गया, यहां पे फर्स्ट होना चाहिए। और इसका जो ये उल्टा त्रिभुज है लाल रंग का, इसको फ्रैंक बिल्डर ने दिया था, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लुप्त होती महिलाएं की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मिसिंग वुमेन, ये अवधारणा किसने दिया? तो ये जो अवधारणा है ये प्रस्तुत किया था किसने? अमर्त्य सेन ने। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, भारत में रहते नहीं हैं। तो मिसिंग वुमेन की अवधारणा अमर्त्य सेन जी ने ही दी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर कितना है? बाकी बेसिक सवाल तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, कुछ ये इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं वो हमने किए हैं यहाँ पर। अच्छा लगेगा तो लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे आपको वीडियोस मिलते रहें। तो अंतर कितना है? 76 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रश्न फिर और करेंगे और ये सेशन समाप्त करेंगे। शाम को मिलेंगे तो हिंदी को डिस्कस करेंगे। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष साक्षरता दर में अंतर कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन दे रहा है? 16.25%, है ना? ये कितना है? 16.25। बी ऑप्शन
है ना, साक्षरता दर है उसमें जो अंतर है तो 76 का बी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आज के इस सेशन का हम लेने जा रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अंत भला तो सब भला होता है, अच्छे से खुशी खुशी जाइए तैयार करके। वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है। दूसरा स्टेटमेंट है, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। 77 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है, एसटीज का जो लिंगानुपात है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो लिंगानुपात है 990 है। इनमें देखिए ज्यादा है, जो जितना ज्यादा डेवलप्ड है उसमें उतना कम सेक्स रेशियो पाया जा रहा है। ऐसा विकास किस काम का? अब खुशी हो रही है कि 1020 जो अभी न्यूज आई है। और पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, ये दूसरा है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहां पर कोई एसटी नहीं पाए जाते। इतने स्टेट ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। दोनों सही हैं। खूब अच्छे से पेपर करिए, पढ़ के क्वेश्चन को समझ के क्या पूछा जा रहा है, संख्या या प्रतिशत, है ना, घनत्व पूछा जा रहा है या जनसंख्या पूछी जा रही है, देख के उत्तर दीजिएगा। और एक चीज दिमाग में रखिए बहुत सही से, जब आप क्वेश्चन को डील करते समय ये सोच लेते हैं, है ना, कि नहीं हो पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो आपसे वास्तव में नहीं हो पाता है। और अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं इसको करूंगा, तो आप उसको पढ़ के सही से करके कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने सोच लिया है कि आपको करना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप हार मान के बैठ गए तो कोई आपसे करा नहीं सकता। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लोग आपको मदद कर सकते हैं, किताबें आपको कंटेंट दे सकती हैं, लेकिन करना सब कुछ आपको होता है। आप अपने बल पर अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अपने बल पर आप जीत सकते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जब समय कम हो तो पढ़ना ज्यादा चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक करके जाइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो मुझे भले मत बताइए, लेकिन लोगों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।